नमस्कार, न्यूज़ एट 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। अगले एक घंटे में देखेंगे इस वक्त की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। नारी शक्ति वंदन विधेयक के राज्यसभा से पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक के पक्ष में वोट करने वाले सभी सांसदों का किया धन्यवाद। भाजपा महिला मोर्चा आज पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री का करेगी भव्य अभिनंदन। महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन पर संसद की मोहर के साथ जुड़ा भारत के संसदीय इतिहास में स्वर्णिम अध्याय। राज्यसभा ने ऐतिहासिक बहुमत के साथ संविधान के 128 पे संशोधन के पक्ष में किया वोट। अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को आतंकवाद सहित गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को मंच न देने का परामर्श किया जारी। कहा, ऐसे लोगों के विचार और एजेंडे को मंच न दें जो कानून द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से हैं जुड़े। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने कहा, सुरक्षा परिषद में होना चाहिए सुधार। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान को स्थायी सदस्य बनाया जाए। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए 325 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की। यूक्रेन के सैनिकों, नागरिकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए है सहायता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का होगा आगाज। मोहाली में खेला जाएगा पहला वनडे। विश्व कप से पहले तैयारियों के लिहाज से ये सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम। युवा पहलवान अंतिम पंघाल ने जीता विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक। स्वीडन की एमा जोना को दी मात। जीत के साथ अंतिम ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा किया हासिल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के पारित होने की खुशी में भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की शानदार तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर दोनों सदनों, लोकसभा एवं राज्यसभा की सभी महिला सांसदों के साथ साथ महिला पदाधिकारी एवं दिल्ली एनसीआर से जुड़े आसपास की हजारों महिला कार्यकर्ता भी पहुंची हैं, जहां नाच गाकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय पहुंची महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। बीजेपी में उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम महिला कार्यकर्ता पहुंची हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने के लिए। आप लोग आए हैं यहाँ पर, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मौका है। देखिए, 27 साल से जो सूखा पड़ा हुआ था, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ये बिल पास हुआ है। और ये हुआ इसलिए है क्योंकि देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की इच्छा शक्ति है। और लगातार मोदी जी का यही कहना है कि हम महिलाओं को सिर्फ वेलफेयर टारगेट की तरह ना देखें, बल्कि एम्पावरिंग एजेंट्स की तरह देखें। सिर्फ गृहिणियों की तरह ना देखें, बल्कि नेशन बिल्डिंग में उनको भागीदारी, हिस्सेदारी दे। फाइनली जो इतने सालों से हम लोग वेट कर रहे थे, वो बिल आज पारित हो गया है। अब वो भागीदारी है, अब वो हिस्सेदारी है, अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और यही नारा पिछले 9.5 साल से मोदी सरकार लगातार देती भी आ रही है। 22 साल से ज्यादा इंतजार वो एक तरह से देखे वो खत्म हुआ है। आज हम सभी महिलाएं नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 मोदी जी का धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि मोदी जी का एक ही सपना था, सबका साथ, बहनों का साथ है, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसी नारे के तहत आज बहनें इतनी खुश है। अब एक एक बहन की भागीदारी होगी, एक एक बहन की हिस्सेदारी होगी, एक एक बहन आगे बढ़ेगी। नीचे जमीन से लेके लोकसभा और राज्यसभा तक बहनों की भागीदारी रहेगी। जब महिलाएं जो हैं वो राजनीतिक क्षेत्र में आती हैं, तो सबसे पहली बात उनकी संवेदनशीलता। जिस तरीके से महिलाएं हमेशा पुरुषों से ज्यादा संवेदनशील होती हैं,
तो इस चीज को मोदी जी ने पहचाना और जन जन की आवाज के जन जन की समस्याओं के लिए महिलाएं किस तरीके से संवेदनशील रहकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करेंगी। मोदी जी ने जो काम, हमारा सब महिलाओं का एक किनारा मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने मुमकिन करके दिखाया और हम लोगों में, महिलाओं में इतनी खुशी की लहर आप देख रहे हैं। महिलाएं दूर दूर से आ रही हैं। आज महिलाएं बहुत खुश हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण जो मिल रहा है उसके लिए बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप देखिए कि तमाम बीजेपी महिला पदाधिकारी, दिल्ली से तमाम हम देख रहे हैं पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी मुख्यालय में स्वागत करने, अभिनंदन करने। महिला आरक्षण बिल पारित होने के मौके पर खुशी का माहौल है। डीडी न्यूज। तो राज्यसभा से नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने के साथ ही इस पर अब संसद की मोहर लग गई है। राज्यसभा में अभूतपूर्व रूप से पक्ष में 214 मत पड़े, विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा। विधेयक पारित होने का साथ ही विशेष सत्र का समापन हो गया और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। Honorable members, motion that the bill be passed. Result of the division, subject to correction. Ayes 214. It was something all around. Noes 0, abstain 0. Honorable members, the motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. The bill is passed by the constitutionally required majority. और प्रधानमंत्री ने चर्चा के अंत में कहा कि विधेयक को सभी वर्गों और राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि ये भारतीय लोकतांत्रिक यात्रा का निर्णायक क्षण है। उन्होंने कहा कि वे हम महिलाओं के मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के युग की शुरुआत कर रहे हैं। ये एक विधेयक मात्र नहीं है, बल्कि ये उन अनगिनत महिलाओं को श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारे देश के लिए योगदान दिया है। 140 करोड़ भारतीयों को शुभकामनाएं। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी। ये अपने आप में भी हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। संसद से नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने के बाद महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मकर द्वार पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मीनाक्षी लेखी, पीटी उषा, अनुप्रिया पटेल सहित कई सांसदों ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने पहुंची महिला सांसदों से बातचीत की हमारे सहयोगी नीरज सिंह ने। राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो गया है और उसी को लेकर अगर आप देखें तो जो महिला यहाँ पर मौजूद हैं, जो सांसद हैं और मंत्री हैं, वो यहाँ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ पर ये महिलाएं कर रही हैं सांसद, जिनमें अगर आप देखें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी यहाँ मौजूद हैं, दिया कुमारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा एनडीए के अलग अलग जो दल हैं उनके जो महिला सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही हैं। 33% जो महिलाएं हैं वो आने वाले समय में लोकसभा और देश की अलग अलग विधानसभा में दिखाई देंगी। निश्चित तौर पे आज हम
बहुत बड़ा दिन है। जो हम सब नारा लगाते हैं मोदी है तो मुमकिन है, आज वो हम महिलाओं के लिए भी सच हुआ। हम लोग साक्षी बने एक ऐतिहासिक घटना के, जो आने वाली पीढ़ी में सब लोग भी याद करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करेंगे कि आज इतना अच्छा मौका महिलाओं के लिए मन की बात उन्होंने सुनी। इसका दिन कितना बड़ा दिन? देश की करोड़ों बहनों की ओर से राष्ट्र सेवक का अभिनंदन, उनका बहुत आभार। लोग कहते थे कि महिलाओं का यह सपना कभी साकार नहीं होगा, लेकिन हम बहनों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बना जब नरेंद्र मोदी राष्ट्र सेवक बने। आज प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने महिला नेतृत्व के लिए भारतीय राजनीति में एक अभूतपूर्व इतिहास रचा है। हम जितना उन्हें आभार दें उतना कम है। आने वाली हमारी जो बेटियों की पीढ़ी नेतृत्व देगी, उनसे कहेंगे ये सदन साक्षी है कि नरेंद्र मोदी ने आपको संवैधानिक गारंटी दी। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ स्मृति ईरानी जो बता रही थी कि आज का दिन कितना बड़ा दिन है, और आपने देखा कि किस तरीके से तमाम महिला सांसद और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंची थी, और प्रधानमंत्री भी काफी खुश दिखाई दिए इन महिला सांसदों के साथ। और आने वाले समय में इसी लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं वो देखने को मिलेंगी। 33% आरक्षण जब लागू हो जाएगा। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और महिला आरक्षण बिल के राज्यसभा में पास होने पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, बड़ा भागीरथी प्रयास भी किया गया, कई लंबे दशकों से इंतजार भी था देश की महिलाओं को, आखिरकार ये सपना पूरा हो गया। देश की ये लड़ाई तो लंबे समय से लड़ी जा रही थी, लेकिन 1996 से जब बिल पेश हो गया था लोकसभा में, 11वीं लोकसभा में, तब से ये लड़ाई संवैधानिक हो गई थी। 27 सालों का ये इंतजार, और इस इंतजार के बाद नए संसद भवन में पहला ही सत्र, पहला ही बिल, और वो भी सर्वसम्मति से पास हो जाना। आज तो राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि पहली बार विपक्ष और पक्ष दोनों बिल्कुल। सभा में ठीक है 2 वोट हमारे अगेंस्ट में गए, लेकिन राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ। बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, जो ये महिलाओं को जो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, और मातृशक्ति जो निर्णय करेगी विकसित भारत बनाने में, ये बहुत बड़ा योगदान देने वाला कदम है। भारतीय राजनीति में कितना बड़ा बदलाव आने वाले समय बदलाव देख रहा हूँ, बहुत बड़ा बदलाव देख रहा हूँ मैं, और बहुत सकारात्मक बदलाव है ये। इट इज नीडेड ऑल्सो, नीड ऑफ द आवर है ये, और भारत पूरे संसार को दिशा दिखाएगा इस बिल के माध्यम से। चलिए, धन्यवाद दिए थे हमारे साथ कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, जो कह रहे हैं कि भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाले समय में दिखाई देगा, और ये पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज भी देगा जब महिला जनप्रतिनिधि लोकसभा में और देश की अलग अलग विधानसभाओं में बैठेंगी। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास होने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खुशी जाहिर की। सर, आज का दिन कितना बड़ा दिन है, क्योंकि एक बड़ा लंबा इंतजार महिलाएं पूरे देश की कर रही थी। मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो संभव हुआ जो कल तक अधूरा रहता था, लटका रहता था, लेकिन मोदी दृढ़ निश्चय लेके चलते हैं, संकल्प से सिद्धि की यात्रा के लिए जाने जाते हैं, और वो मुकाम जहां पर मेरी मातृशक्ति को अधिकार मिल सके, महिला नेतृत्व विकास को सुनिश्चित कर सकें, तो आज वो हुआ है। इसी संसद में आने वाले समय में 33% कम से कम महिलाएं होंगी, और यही नहीं, विधानसभाओं में भी सुनिश्चित होगा। तो अब मातृशक्ति नीति निर्माण में भी, गरीबों के कल्याण में भी, और भारत के उत्थान में भी अहम भूमिकाएं निभाएंगी। राजनीतिक कितना बदलाव आप देख रहे हैं आने वाले समय में? बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, जब इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति जुड़ती है, आज तो पूरा देश मिठाई बांट रहा है, क्योंकि बहनों को वो विजय मिली है जो भाई नरेंद्र मोदी ने दी है। सर, कितना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं भारतीय राजनीति में आने वाले समय? मैं बहुत बड़ा बदलाव इसलिए देख रहा हूं क्योंकि जिस क्षेत्र में भी हमारी महिलाएं गई, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, खेतीबाड़ी के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, पायलट हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर जगह नए मुकाम पर पहुंचाया है। माननीय राष्ट्रपति जी भी महिला हैं,
और हमारी अन्य ऐसी महिलाएं जिन्होंने एक नहीं अनेक क्षेत्रों में अच्छा किया है। अब तो नीति निर्माण में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बहुत बहुत बधाई और मोदी जी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जो बता रहे थे कि आने वाले समय में भारतीय राजनीति में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जब महिलाएं देश की नीति निर्धारित करेंगी। और ये दिन आज एक ऐतिहासिक दिन है, खासतौर से भारतीय महिलाओं को राजनीति को लेकर। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और लोकसभा में देर रात तक चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा के बाद अनिश्चितकाल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। विचार किया गया। इस विधेयक पर कुल चर्चा में 60 मान्य सदस्यों ने भाग लिया। सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। और इससे पहले सदन के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों के नेता और सदस्यों का आभार व्यक्त किया और कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक का सबकी सहमति से पारित होना भारत के संसदीय यात्रा का स्वर्णिम पल था। उन्होंने उम्मीद जताई कि देश की मातृशक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। दादू, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा, दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है।
देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 की टीम के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें G20 शिखर सम्मेलन की सफलता में योगदान देने वाले लगभग 3000 लोग भाग लेंगे। इनमें विशेष रूप से वे लोग शामिल होंगे जिन्होंने शिखर सम्मेलन की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। इनमें विभिन्न मंत्रालयों के सफाई कर्मी, ड्राइवर, वेटर और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। इसके बाद रात्रि भोज भी होगा। इस दौरान वे जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। तो विक्रम और प्रज्ञान से संपर्क साधने की कोशिश होगी। आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे भारत के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से इसरो आज फिर से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर सकता है। इसरो ने इन दोनों को 2 और 4 सितंबर को पूरी तरह से चार्ज करने के बाद स्लीप मोड में डाल दिया था, क्योंकि चंद्रमा पर रात्रि काल शुरू हो चुका था, जिसमें भयानक सर्दी और विकिरण से उन्हें गुजरना था। इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के निदेशक नीलेश देसाई ने कहा कि बीते 20 दिन में दोनों ने -120 से -200 डिग्री सेल्सियस जितनी सर्दी को सहन किया है। अब पृथ्वी के समय अनुसार 20 सितंबर की शाम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय शुरू हो गया है। विक्रम और प्रज्ञान के सोलर पैनल भी उनकी बैटरी धीरे धीरे चार्ज करने लगेंगे। उन्होंने कहा कि विक्रम में 4 उपकरण और प्रज्ञान में 2 उपकरण लगे हैं। इनमें से कोई भी फिर से काम करने लगे तो इसरो द्वारा चंद्रमा पर किए जा रहे काम आगे बढ़ पाएंगे। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल विवाद पर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में एक बैठक में भाग लिया। 20 और 21 सितंबर को वियना में हुई बैठक में किशनगंगा और रतले मामले पर बात हुई। भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जल संसाधन विभाग के सचिव ने किया, तो वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे इस बैठक में भारत के प्रमुख वकील के रूप में शामिल हुए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये बैठक भारत के अनुरोध पर बुलाई गई थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और सरकार ने टीवी चैनलों को आतंकवाद सहित गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को मंच न प्रदान करने की सलाह दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय को ऐसी जानकारी मिली है कि विदेश के एक ऐसे व्यक्ति को टीवी चैनल पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसके खिलाफ आतंकवाद सहित गंभीर अपराध के आरोप लगे हैं और जो ऐसे संगठन से जुड़ा है जिसे भारत में कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि उस व्यक्ति ने ऐसे कई बयान दिए जो देश की संप्रभुता, अखंडता, देश की सुरक्षा और भारत के मित्र देशों के संबंधों के लिहाज से हानिकारक है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार मीडिया की स्वतंत्रता का समर्थन करती है और संविधान के अंतर्गत उसके अधिकारों का सम्मान करती है, लेकिन टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित की जाने वाली सामग्री केवल टेलीविजन विनियमन अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप होनी चाहिए। भारत गैस वितरक एसोसिएशन के बैनर तले उत्तरी क्षेत्र के वितरकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजन में बोलते हुए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीजीएम अक्षय वाधवा ने कहा कि हमें 3 पैमानों पर अपने उपभोक्ताओं का विश्वास जीतना है। उन्होंने कहा कि भारत गैस वितरक की प्राथमिकता में उपभोक्ताओं की सुरक्षा, विश्वास और सुविधा शामिल है, जिसे मजबूती से बनाए रखना है।
हम ये सेफ्टी, ट्रस्ट और कन्वीनियंस जो भारत गैस का प्रॉमिस हम अपने कस्टमर को करना चाह रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी फैला पाएँ, और उसके लिए हमें सबको क्या जिम्मेवारी अदा करनी है ये उसके लिए था, ताकि हम सब उस चीज़ से सजग रहें कि हमारी भारत गैस जो एक वोलेटाइल पदार्थ है, जो ज्वलनशील पदार्थ है, अगर उसको अच्छी तरह से हैंडल ना किया जाए तो ये किसी भी कस्टमर के लिए क्या मुश्किल पैदा कर सकती है। तो आई थिंक इस जरिए हम ये बात सभी को जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमारे सभी कस्टमर स्वस्थ रहें और सेफ रहें। साथ ही इस मौके पर बोलते हुए भारत गैस वितरक के उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख रंजन नायर ने कहा कि पहली बार उत्तरी क्षेत्र में इस तरह का सम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलन में एलपीजी के क्षेत्र में हो रहे बदलावों पर मंथन हुआ है, जिसका मकसद उपभोक्ताओं को भारत गैस से मजबूती से जोड़े रखना है। ये जो कन्वेंशन आप देख रहे हैं ये पहली बार है उत्तरी क्षेत्र में, और हमारे 2000 वितरक हैं उत्तरी क्षेत्र में, उनमें से कम एक 400-450 वितरक जो सारे उत्तरी क्षेत्र को कवर करते हैं वो यहाँ आज उपस्थित हैं। हम चाह रहे हैं कि मतलब जो एलपीजी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, लोगों की आदतें चेंज हो रही हैं, लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है इस और ज़्यादा सहूलियत देना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आके मंथन कर रहे हैं। और विश्वकर्मा योजना के तहत उन लोगों के काम को भी सम्मान मिला है जिनकी पहले गिनती नहीं होती थी। योजना के तहत न सिर्फ छोटे कारीगर अपना काम बढ़ा सकते हैं बल्कि और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। हरियाणा के सिरसा और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, लकड़ी के काम से जुड़े लोग और अन्य कारीगर बेहद खुश हैं। मिट्टी के बर्तन जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और अलग अलग त्योहारों की जरूरत है, और इसमें कई परिवार सालों से लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना के तहत ऐसे ही छोटे छोटे कारीगरों के काम को सम्मान देने और इनके जीवन को खुशहाल बनाने का अभियान शुरू किया है। हरियाणा के सिरसा के कामगार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुरू होने से बेहद उत्साहित हैं। जूतों की मरम्मत करने का काम करने वाले हों या फिर लकड़ी का काम करने वाले हों, इन लोगों का कहना है कि अब वो भी खुद का काम शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण लेना इतना आसान है कि अब इन्हें भारी भरकम ब्याज की कोई चिंता नहीं है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जी, और जैसे मोदी ने स्कीम चला रखी है, जैसे 15,000 देंगे, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, या और भी कोई काम होगा तो लोन मिल जाएगा आपको, जो काम मर्जी कर सकते हैं। तो इस तरह का हमारे फ़ायदा होना चाहिए। जैसे मोदी स्कीम, मोदी का धन्यवाद हो, जैसे हमारे बारे में सोचा है जी। वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के शिल्पकार और कारीगर भी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से बेहद आशान्वित हैं। फतेहपुर जिले के उपायुक्त उद्योग चंद्रभान सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जनपद फतेहपुर में 1,500 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। 5 दिनों का प्रशिक्षण देकर लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जनपद फतेहपुर को 1500 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें 18 ट्रेडों में अलग अलग विधाओं के लोगों को आवेदन करवाया जाएगा। उसके बाद उनका चयन करके प्रशिक्षण कराते हुए उन्हें इस योजना के में जो भी लाभ दिए जाएंगे उन्हें लाभान्वित कराया जाएगा। कारीगरों का कहना है कि इससे पहले वो अपने काम को और बढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं पाते थे, लेकिन अब विश्वकर्मा योजना से उनके सपने साकार हो सकेंगे। ये विश्वकर्मा समाज का बहुत बड़ा उत्थान किया उन्होंने, ये विश्वकर्मा समाज के कारोबार के लिए बहुत बढ़ाया उन्होंने। मैं इससे जो मुझे सामान मिलेगा, फिर इससे लोन जो मिलेगा, वो ले करके मैं अपना व्यवसाय बढ़ा सकता हूँ। पैसा बिना कोई विकास नहीं होता सर जी, इसलिए लाभ लेना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं। विश्वकर्मा योजना से कामगारों को बहुत उम्मीद जगी है। उनका कहना है कि इससे लोगों के परंपरागत काम को मजबूती मिलेगी। बहुत कम ब्याज दर पर ऋण मिलने से अपने व्यवसाय को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। नारी शक्ति वंदन विधेयक के राज्यसभा से पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक के पक्ष में वोट करने वाले सभी सांसदों का किया धन्यवाद। भाजपा महिला मोर्चा आज पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री का करेगी भव्य अभिनंदन। महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन पर संसद की मोहर के साथ जुड़ा भारत के संसदीय इतिहास में स्वर्णिम अध्याय।
राज्यसभा ने ऐतिहासिक बहुमत के साथ संविधान के 128वें संशोधन के पक्ष में किया वोट, अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को आतंकवाद सहित गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को मंच न देने का परामर्श किया जारी। कहा है, ऐसे लोगों के विचार और एजेंडे को मंच न दें जो कानून द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से हैं जुड़े। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लेवली ने कहा, सुरक्षा परिषद में होना चाहिए सुधार। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान को स्थायी सदस्य बनाए जाए। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए 325 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की। यूक्रेन के सैनिकों, नागरिकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए है सहायता। और खेलों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज का होगा आगाज। मोहाली में खेला जाएगा पहला वनडे। विश्व कप से पहले तैयारियों के लिहाज से ये सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम। युवा पहलवान अंतिम पंघाल ने जीता विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक। स्वीडन की एमा जोना को दी मात। जीत के साथ अंतिम ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा किया हासिल। और उत्तर प्रदेश के नोएडा में यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आज दूसरा दिन है। इस व्यापार मेले में 2000 से अधिक उत्पादक और 300 ब्रांड भाग ले रहे हैं। व्यापार मेले में अलग अलग हॉल में सभी के स्टॉल लगे हैं और सरकार ने सभी प्रकार के उत्पादकों को बुलाया है। इस व्यापार मेले के जरिए यूपी के उत्पादों की पहुंच देश के साथ विदेश के बाजारों तक होगी। और जम्मू कश्मीर में आज भारतीय वायुसेना अपने शौर्य का दमखम पेश कर रही है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में वायुसेना के एयर शो आयोजित किया जा रहा है और इसमें वायुसेना की सूर्य किरण टीम के 9 पायलट हवा में करतब दिखाएंगे। ये शो जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के 76 साल पूरे होने और जम्मू वायुसेना स्टेशन की हीरक जयंती मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। Strike fear in the enemy's minds by their mere presence. You all are required to kindly remain seated throughout. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए आज मतदान हो रहा है। चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव पद के लिए 24 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि मुख्य मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय छात्र संगठन के बीच बताया जा रहा है। इसके अलावा वाम संगठन आइसा और एसएफआई ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। चुनाव के लिए मतदान सुबह 8:30 बजे से शुरू हो गया, जो 2 चरणों में शाम 7 बजे तक संपन्न होगा। मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीनों के जरिए छात्र अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। वोटों की गिनती 23 सितंबर को होगी। सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर हमले के मामले में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपी अनीस को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। 2 अन्य की घायल अवस्था में गिरफ्तारी हुई है। यूपी एसटीएफ और अयोध्या पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सावन मेले के दौरान महिला कांस्टेबल पर सरयू एक्सप्रेस में हमला हुआ था। भारत सरकार की सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने के क्रम में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि कृभको को राजधानी नई दिल्ली में 43वीं आम सभा की उसकी बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कृभको के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह ने कहा कि कृभको ने साल 2022 और 23 में 57 लाख टन उर्वरकों की बिक्री कर एक रिकॉर्ड कायम किया है। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट।
देश के किसानों को सहकार से समृद्धि के जरिए खुशहाल और संपन्न बनाने में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी क्रिब्को का योगदान अतुलनीय रहा है। राजधानी नई दिल्ली में क्रिब्को की 43वीं आम सभा की बैठक में बोलते हुए क्रिब्को के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह ने कहा कि अनुकूल जलवायु परिस्थितियों और किसानों को उर्वरकों की समय पर आपूर्ति के चलते क्रिब्को ने साल 2022-23 में 57 लाख टन उर्वरकों की बिक्री की है, जो एक रिकॉर्ड है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी समिति ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान 57 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की असाधारण बिक्री का आंकड़ा हासिल किया है। क्रिब्को की 43वीं वार्षिक आम सभा के दौरान सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्रिब्को के प्रथम अध्यक्ष रहे के श्रीनिवास गौड़ा और गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री जयेश रादड़िया को सहकारिता विभूषण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कोऑपरेटिव में इफ्को, क्रिब्को, एनसीडीसी, एनसीआई उसमें आने के बाद देश का अच्छा ये हो गए। पहले भी इफ्को का अभी बहुत बाहर कर्नाटका से नहीं बाहर देश को भी चल रहा है। सहकारिता विभूषण अवार्ड मेरे को मिला है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि सहकारिता में लंबे समय में काम करने के बाद क्रिब्को ने आज जो अवार्ड दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पहले सहकार मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि क्रिब्को की देश भर में 9,470 सहकारी समितियां हैं। 31 मार्च 2023 के अनुसार क्रिब्को की शेयर पूंजी 388.62 करोड़ रुपए रही है। समिति ने हर क्षेत्र में बेहतर कार्य निष्पादन कर 763.16 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जो भारत सरकार की सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत सरकार के सहकार से समृद्धि की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने में क्रिब्को का योगदान अतुलनीय रहा है। यही वजह है कि क्रिब्को ने बीते एक साल में न केवल 57 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का विपणन किया है, बल्कि दूसरी ओर पूरे साल भर में 763 करोड़ का लाभांश अर्जित कर सच्चे मायनों में किसानों को इसका फायदा दिलाने का महत्वपूर्ण काम भी किया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और हमारे देश में ऐसे बहुत से सामान्य नागरिक हैं जो अपने दृढ़ विश्वास और कार्यों से समाज को रोशन कर रहे हैं, जिन्हें पद्म पुरस्कारों के माध्यम से देश पहचान दे रहा है। डीडी न्यूज हर रविवार रात 9:30 बजे प्रसारित विशेष श्रृंखला हमारे पद्म के माध्यम से दर्शकों को इनकी प्रेरणादायक उपलब्धियों से रूबरू करा रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं असम के धनेश्वर इंगती के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी मातृभाषा कार्बी के विकास के लिए समर्पित कर दिया। साथ ही ये अब तक कार्बी, असमिया और अंग्रेजी भाषा में 19 पुस्तकें लिख चुके हैं। सच में ये किताबें अपने आप में एक पूरा संसार समेटे हुए होती हैं। बात करते हैं धनेश्वर इंगती की। धनेश्वर इंगती को स्वदेशी भाषाओं के संरक्षण के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन इनकी शुरुआत बहुत ही बचपन में हो गई थी, कम उम्र में। जब वो स्कूल में थे तभी से उन्हें लुप्तप्राय होती कार्बी भाषा में लिखना शुरू किया। बाद में उन्होंने असमिया भाषा में भी लिखा। जी हाँ, पब्लिक मीटिंग्स में, सार्वजनिक बैठकों में, सांस्कृतिक समारोह में प्रस्तुति के लिए उन्हें कार्बी भाषाओं में उन्होंने गीत लिखने शुरू किए। और आज परिणाम ये है कि वो 19 से भी ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं कार्बी भाषा में, और लगभग 100 से भी ज़्यादा गीत वो लिख चुके हैं। जी हाँ, लुप्तप्राय होती कार्बी भाषा को जीवन दान दिया है धनेश्वर इंगती ने। पूर्वोत्तर का राज्य असम, जिसके पहाड़ी क्षेत्र में बसता है लोक परंपरा और प्रकृति से जुड़ा समुदाय कार्बी, जिनकी कार्बी भाषा कभी पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में बोली जाती थी, लेकिन आज ये लुप्त प्राय है। इसके संरक्षण का श्रेय जाता है कार्बी आंगलोंग के कार्बी लेखक और कवि धनेश्वर इंगती को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी मातृभाषा कार्बी के विकास के लिए ही समर्पित कर दिया। जब आप जो कर रहे हैं, जब हम कविता लिख रहे हैं, वो मत सोचिए कि ये हमारा कविता सबसे अच्छा होना चाहिए। जब आप एक किताब लिखेंगे, वो सोचना नहीं चाहिए कि हम इसके लिए हम एक दिन अवार्ड मिलना चाहिए। वो अवार्ड मिलना, अवार्ड
कोई सम्मान मिलना वो आपका काम नहीं है। आप काम करते जाइए, भगवान चाहे तो आपको ही एक दिन सेलेक्ट करेंगे कि आप ही सबसे बेस्ट, आप ही वर्दी है, आई एम एलिजिबल है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। यू कंटिन्यू योर वर्क, आप करते जाइए। मिलने के लिए सोचना चाहिए, देने के लिए हमेशा कुछ हो सके तो वो सोचना चाहिए। ये मेरा विश्वास ये प्रकाश करना चाहते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं, बड़े शहरों में नहीं रहते हैं, उनका कोई जान पहचान, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, उन लोग को भी ये सम्मान देने के लिए प्रायोजित किया है। ये बहुत अच्छी बात है। ए पर्सन लाइक मी कमिंग फ्रॉम सच ए वेरी स्मॉल बैकग्राउंड, वेरी लिटिल बैकग्राउंड, टुडे आई एम टॉकिंग टू यू with the honor, the blessings. कभी लोक साहित्य एवं लोकगीतों में कार्बी बहुत समृद्ध भाषा थी। कार्बी समुदाय के पास साविन अलुन नाम की रामायण का अपना संस्करण है, जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा गया है। इसे बचाने के लिए धनेश्वर इंगती ने 1976 में मोंजेर और सेम्फ्री नामक लोकप्रिय कार्बी साहित्यिक पत्रिका शुरू की। भाषा को जीवित रखने के लिए, उसे आम जन के लिए सुलभ और प्रासंगिक बनाने के लिए धनेश्वर इंगती ने कार्बी भाषा में कई आधुनिक गीत, भजन और गजलों की रचना की और कार्बी, असमिया और अंग्रेजी भाषा में 19 पुस्तकों की भी रचना की। सोसाइटी के लिए धनेश्वर इंगती जी ने बहुत साल सेक्रीफाइस किया है। वो असमीज, इंग्लिश एंड कार्बी तीनों लैंग्वेज में कविता एंड आर्टिकल एंड अदर राइट अप बहुत दिनों से वो लिख के जा रहा था। कार्बी सोसाइटी एंड अदर कम्युनिटीज़ लिविंग इन कार्बी आंगलोंग सब लोग के लिए धनेश्वर इंगती जी काम किया। जो सेक्रीफाइस धनेश्वर इंगती ने सोसाइटी के लिए किया, उसी के लिए उनको भारत सरकार ने स्वीकृति दिया और भारत सरकार का स्वीकृति के लिए कार्बी आंगलोंग का एक सिटीजन होने के नाते हम लोग भी बहुत खुश है। 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार केवल 5.25 लाख लोग ही कार्बी भाषा बोलते हैं। असम लोक सेवा आयोग में कार्यरत धनेश्वर इंगती 2016 में कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के संयुक्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त होकर भी कार्बी भाषा की सेवा में जुटे हैं। कार्बी साहित्य और संगीत के संरक्षण में धनेश्वर इंगती के योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए बात करते हैं व्यापार जगत की। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 20 अंक की बढ़त के साथ 66,250 अंक पर खुला। वहीं निफ्टी 3 अंक की बढ़त के साथ 19,746 अंक पर खुला। और आरबीआई ने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों को लेकर नियमों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव किया है। इसमें जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वाले यानी डिफॉल्टर की परिभाषा भी तय की गई है। जिन पर 25 लाख रुपए या उससे अधिक का कर्ज है और भुगतान क्षमता होने के बावजूद उन्होंने उसे लौटाने से इनकार कर दिया, तो अब डिफॉल्टर की श्रेणी में वो शामिल होंगे। नए निर्देश के तहत बैंक या वित्तीय संस्थान कर्ज लेने वालों को डिफॉल्टर यानी जानबूझकर बकाया राशि नहीं लौटाने वालों की श्रेणी में डाल सकते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर कर्जदाता बकाया राशि को तेजी से वसूली के लिए उधार लेने, गारंटी देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी। और जानबूझकर चूक करने वाले कर्ज सुविधा के पुनर्गठन के पात्र नहीं होंगे। हालांकि आरबीआई ने नए दिशा निर्देश के मसौदे पर संबंधित पक्षों से 31 अक्टूबर तक सुझाव मांगा है। आइए देखते हैं कारोबार जगत की कुछ सुर्खियां फटाफट अंदाज में। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण मजदूरों के लिए खुदरा महंगाई अगस्त में पिछले महीने की तुलना में मामूली रूप से कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक कृषि श्रमिकों के लिए महंगाई दर 7.37% और ग्रामीण मजदूरों के लिए महंगाई दर 7.12% पर आ गई है। चीनी की जमाखोरी पर केंद्र सरकार लगातार नजर रखे हुए है। अब केंद्र सरकार ने व्यापारियों से हर सप्ताह पोर्टल पर चीनी स्टॉक के आंकड़े देने को कहा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार घरेलू बचत पर कोई संकट नहीं है। मंत्रालय के मुताबिक उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं के कारण घरेलू बचत के तरीके में बदलाव हो रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $93 प्रति बैरल के ऊपर कारोबार कर रहा है। आईटी कंपनी ब्लैक बॉक्स बेंगलुरु में अपना नया उत्कृष्टता केंद्र खोलने जा रही है। कंपनी का कहना है कि अपनी वैश्विक विस्तार योजना के तहत ग्राहकों को बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में नई नौकरियां देगी। भारतीय उपभोक्ताओं का खर्च इस त्योहारी सीजन में बढ़ने की उम्मीद है। डिलॉयट की एक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि लग्जरी उत्पादों और त्योहारी सीजन की वस्तुओं की खरीद पर खर्च बढ़ने से कुल उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा। छोटी बचत योजनाओं के तहत 30 सितंबर 2023 तक लोगों को आधार और पैन कार्ड जमा कराना अनिवार्य किया गया है। अगर आधार और पैन को जमा नहीं किया जाता तो 30 सितंबर 2023 के बाद बचत अकाउंट को निलंबित किया जा सकता है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 8 सितंबर 2023 तक बैंक ऋण में साल दर साल 15.07% की वृद्धि हुई है। वहीं जमा राशि में 12.8% की वृद्धि हुई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति के लिए परामर्श पत्र जारी कर दिया है। परामर्श पत्र पर सभी हितधारक से 10 अक्टूबर 2023 तक अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं। और आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने सुरक्षा परिषद में सुधार पर बल देते हुए कहा कि इसका विस्तार कर भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान को स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। विदेशी मामलों के परिषद में ब्रिटिश विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे सामने बहुत सी वैश्विक चुनौतियां हैं, लेकिन हमें अवसर को सकारात्मक प्रगति में बदलना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने पारंपरिक मित्रों और सहयोगियों के साथ काम करने की जरूरत है। हमें दुनिया की उभरती ताकतों को आवाज देना होगा। इसलिए सुरक्षा परिषद में भारत जैसे देशों को स्थायी सदस्य बनाकर इसे मजबूत करने की जरूरत है। अमेरिका ने यूक्रेन को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने कहा कि यूक्रेन की महत्वपूर्ण सुरक्षा और रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए $325 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा की गई है। इस मदद से यूक्रेन को अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसमें यूक्रेन को अपने संप्रभु क्षेत्र को फिर से हासिल करने के प्रयासों में सहायता हासिल करनी होगी। और स्विट्जरलैंड से पीएचडी की पढ़ाई कर रहे सफाई कर्मचारी की बेटी रोहिणी घावरी ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के 54वें सत्र को संबोधित किया। रोहिणी घावरी ने आयोग को भारतीय संविधान के बारे में जानकारी दी। छात्रा ने कहा कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों की समान रक्षा करना है। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आत्मा है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में जाति, धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में भूमिका निभाई है। खेल की खबरों का रुख करें तो बात करते हैं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की, जिसमें युवा भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीत लिया है। 53 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में अंतिम ने 2 बार की यूरोपियन चैंपियन स्वीडन की एमा जोना को हराने में सफलता पाई। इस बार इस प्रतियोगिता में ये भारत का पहला पदक है। इस जीत के साथ ही अंतिम ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। जीत के साथ ही 19 साल की अंतिम विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली 6ठी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। भाजपा और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज का आगाज होगा। सीरीज का पहला मैच मोहाली में खेला जाएगा। एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। विश्व कप से पहले तैयारियों के लिहाज से ये सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। एशिया कप पर कब्जा जमाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम तैयार है अपने अगले अभियान के लिए। आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप से पहले टीम इंडिया शुक्रवार से ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज खेलेगी। सीरीज का पहला मैच मोहाली में खेला जाएगा। विश्व कप से पहले तैयारियों के लिहाज से ये सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है। दोनों टीमों के बीच रिकॉर्ड की बात करें तो वनडे फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ अब तक वनडे फॉर्मेट में 146 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसे 82 मैचों में जीत हासिल हुई है।
वहीं भारतीय टीम 54 मैचों को अपने नाम करने में कामयाब हुई है। इसके अलावा 10 मैचों का कोई भी परिणाम नहीं निकल सका। वहीं कंगारू टीम का भारत में टीम इंडिया के खिलाफ वनडे रिकॉर्ड देखा जाए तो वो भी काफी बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया ने 67 मैचों में से 32 में जीत हासिल की है, जबकि भारतीय टीम 30 मैचों में जीत हासिल करने में कामयाब रही है। वहीं 5 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकल सका। बात अगर मोहाली में दोनों टीमों के प्रदर्शन की करें तो मोहाली के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को हराना भारतीय टीम के लिए आसान नहीं रहा है। हालांकि भारत इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में अपने रिकॉर्ड को बेहतर करना चाहेगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर आने से पहले साउथ अफ्रीका में थी, जहां पर उन्हें 5 मैचों की वनडे सीरीज में 3-2 से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम हाल ही में एशिया कप अपने नाम करके आ रही है। ऐसे में विश्व कप से पहले दोनों टीमों की कोशिश इस सीरीज को जीतकर आत्मविश्वास हासिल करने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। और भारतीय रोइंग खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए गुरुवार को हुए 3 स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बनाते हुए कुल 8 स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बनाई। सतनाम सिंह, परमिंदर सिंह, जाकिर खान और सुखमीत सिंह के भारतीय टीम ने 6 मिनट में 9.94 सेकंड के समय के साथ पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स के फाइनल में जगह बनाई। पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स वर्ग में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की जोड़ी 6 मिनट 55.78 सेकंड के समय के साथ फाइनल में पहुंची। सतनाम और परमिंदर ने 6 मिनट 48.06 सेकंड के समय के साथ रेप चेज में जीत दर्ज करते हुए पुरुष डबल स्कल्स के फाइनल में जगह बनाई। और वाराणसी में इन दिनों दिव्य मेला लगा हुआ है, जिसमें दिव्यांगों द्वारा बनाए गए उत्पाद की बिक्री हो रही है। 15 सितंबर से शुरू हुआ ये मेला 24 सितंबर तक चलेगा। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इस मेले में देश भर के दिव्यांग और उनसे जुड़ी संस्था के लोग बेहद उत्साहित हैं। दिव्यांगजनों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने और उनकी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से वाराणसी में 10 दिवसीय दिव्य मेले का आयोजन किया गया है। इस दिव्य कला मेले में दिव्यांगों द्वारा बनाए गए एक से बढ़कर एक उत्पादों की बिक्री हो रही है। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस मेले का आयोजन किया है, जिसमें देश भर के दिव्यांगजनों और उनकी संस्था को अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री का बड़ा मंच मिल रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री S. नारायण स्वामी ने इस मेले का उद्घाटन किया और स्टॉलों पर जाकर दिव्यांगों का हौसला भी बढ़ाया। This Divyanga Mela stars will be here, and we will support these Divyanga peoples for this marketing in these stalls 7 days. I talked to this our sister Srimati Mamata Bharti. She is the first time she is attended so many melas, but she is first time she attend this Divyanga Mela, Kala Mela, which is conducted by the Social Justice Department specially. 15 सितंबर से शुरू हुआ यह मेला 24 सितंबर तक चलेगा। और आइए सीधे चलते हैं आपको राजधानी दिल्ली, जहां पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के पारित होने की खुशी में